हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मुहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन की नई बुक है। इस वीडियो में हम त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का दैनिक जीवन में यूज कहाँ है, कैसे हम पहचानेंगे कि त्रिभुज क्या है, और इसमें हम सर्वांग समता और समरूपता, इन सारी चीजों के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ प्रश्नावली 6A को भी हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं। देखिए, त्रिभुज जो है ना, इसके नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। देखिए, त्रिभुज, त्रि का मतलब जो होता है वो होता है तीन। अब भुज का मतलब क्या होता है, भुजा। तो जिसमें तीन भुजाएं हों उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका अंग्रेजी जो नाम होता है वो होता है ट्रायंगल, ट्राई एंगल। ठीक है, यहां भी देखिए, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है, और एंगल का मतलब एंगल, मतलब जिसमें तीन एंगल हो, तीन कोण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, हमने परिभाषा क्या लिखा है इसका, कि तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज जो होता है ना, वो तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। ये पहला रेखाखंड हुआ, दूसरा और तीसरा, इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहां पे आगे हमने लिखा है जिस आकृति में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, इसमें तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा है हमारी ए बी, इसे हम अंग्रेजी में साइड बोलते हैं। ठीक है, और तीन कोण होते हैं। पहला कोण है हमारा कोण ए, इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, और दूसरा कोण बी, कोण सी। भुजा में देखिएगा, पहला ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, अब यहां पे देखिए तीन इसमें वर्टेक्स होते हैं, यानी तीन शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष है शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, इसे हम अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे नीचे हमने लिखा है कि तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तीन कोण कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीन शीर्ष कौन कौन से हैं, ए बी सी। जिसमें तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो और तीन शीर्ष हो, ऐसी हम आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी बोलेंगे। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि इसका दैनिक जीवन में त्रिभुज के उदाहरण कौन कौन से हैं, उससे भी हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम में से सभी लोग समोसा खाए या देखे जरूर होंगे। ठीक है, समोसा जो होता है वह एक त्रिभुज की आकृति का दिखता है। ठीक है, दूसरा होता है चौराहे का दिशा संकेत बोर्ड, जिसको हम डायरेक्शन बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, यह सड़क पर लगा त्रिभुजाकार संकेत होता है, संकेत बोर्ड होता है, जिसमें दिशा और सावधानी का संकेत लिखा होता है या देता है वो। ठीक है, तीसरा होता है हमारी घर की छत। कई लोगों के घर के आगे देखे होंगे ऐसा पोर्च निकला होगा, ये भी जो होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति का होता है। और चौथा, सबके घरों में पड़ा होगा कपड़ों का हैंगर। ठीक है, ये भी हमारा त्रिभुजाकार आकृति का होता है। अब आइए इसके महत्व के बारे में हम समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, त्रिभुज जो होता है वो सबसे मजबूत आकृति में से एक होता है। इसलिए देखिएगा, इसमें इससे पुल, इस आकृति में टावर, छत और कई संरचनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम त्रिभुज के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु है, त्रिभुज तीन भुजाओं से बना होता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा ए बी,
BC और AC, ये 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज कोई भी होगा उसमें 3 ही भुजा होंगी। यहां देखिएगा उसके उदाहरण भी हमने लिखा है। यह त्रिभुज की 3 भुजाओं से बना है। ठीक है, पहला है हमारा AB 5 सेंटीमीटर का है, BC 7 सेंटीमीटर का और CA या AC 6 सेंटीमीटर का। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है त्रिभुज 3 कोणों से बना होता है। यहां पे हमने दिखाया है कोण A, कोण B, कोण C। ठीक है, कोण को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। यहां पे हमने इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं। ठीक है, तीसरा जो है उसमें 3 शीर्ष होते हैं। अभी हमने बताया शीर्ष कौन कौन से हैं, ये A, B, C, ये हमारे शीर्ष हैं। ठीक है, ये 3 शीर्ष होते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, मतलब जब भी हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालते हैं तो वो कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का। यहां देख लीजिए दूसरे उदाहरण में ये तीनों कोण हैं, इनको जब जोड़ा गया है तो कितना आया है, 180 डिग्री। ठीक है, पांचवा टॉपिक है कि त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज को ले लीजिए, उसकी 2 भुजाओं का जो माप है ना, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा ही निकलेगा। यहां देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये AB, BC और AC है, इसके माप दिया हुआ है। और जब भी आप किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ लीजिए, जैसे ये 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो ये हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसको जोड़ लीजिए 6 5 11, ये 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने एग्जाम्पल की मदद से समझाया है। और ये निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि ऊपर दिए गए सभी तथ्य हर त्रिभुज में हमेशा ही सत्य होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान लीजिए, ध्यान रखिएगा। इतना बारीकी से और इतना विस्तार से ये सब चीजें आपको कोई समझाने वाला नहीं है, वो भी कक्षा 10 में। ये सब छोटे क्लास की चीजें हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज के प्रकार जो हैं मुख्यतः 2 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। पहला उनके भुजाओं के आधार पर और दूसरा उनके कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पे भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला समभुज त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम भुज या विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार पे भी ये 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये देखिएगा ये मिस्टेक हो गया है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं और कैसे पहचानेंगे इनको। ठीक है, चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिएगा अब त्रिभुजों के प्रकार को हम इसकी परिभाषा की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है भुजाओं के आधार पे पहला त्रिभुज है समभुज त्रिभुज। इसको हम समबाहु त्रिभुज भी कहेंगे, समबाहु। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। सबसे पहले हम इसको समझाते हैं, फिर इसके उदाहरण देंगे। ठीक है, देखिएगा ये एक समभुज त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। इसमें तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। इसके तीनों कोण भी हमने क्या किया है, बराबर कर लिया है। देखिए चूंकि तीनों कोण इसके बराबर हैं तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x
और ये हो जाएगा 180। 3 से हम कैंसिल करेंगे, ये कितने बार में कटेगा? 60 बार में, यानी x का मान आ गया 60। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें देखिए तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। देखिए ए बी बी सी सी ए तीनों 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण 60 डिग्री का। यानी इसकी हम परिभाषा क्या देंगे? समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज की, कि ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी ये परिभाषा होती है। लेकिन हम एक और परिभाषा आपको देंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो और दो कोण भी बराबर हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे लेते हैं ए बी सी। इसमें ये दोनों भुजाएं जो हैं ये बराबर हैं, ये दोनों ए सेंटीमीटर की हैं, और ये भुजा जो है इसका माप अलग है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसकी अगर दो भुजाएं बराबर है ना, तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। और कौन कौन से कोण बराबर होंगे? इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण, मतलब उनके सामने के कोण जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि उनके सम्मुख कोण ही बराबर होंगे? तो यह हमें पता होगा कि कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। ठीक है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रमेय था कक्षा 9 में। इसको याद रखने वाली बात है ये कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए इतना विस्तार से बता रहे हैं कि आगे वाले जो सवाल हैं, आगे वाली प्रश्नावली के जो सवाल हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह से। ठीक है, इसलिए 9 की चीजों को और 10 की चीजों को, दोनों को हम कंबाइन करते हुए पढ़ा रहे हैं पूरा बेसिक से। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझते हैं हम। देखिए, यहां पे हमने समद्विबाहु त्रिभुज का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी देखिएगा, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने ए बी और ए सी को बराबर दिखाया है और इनके सामने के कोण भी क्या है? बराबर है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जो त्रिभुज है भुजाओं के आधार पे, वो होता है हमारा विषम भुज या विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, ठीक है, विषम भुज या विषम बाहु। ज्यादातर लड़के इसको विषम बाहु त्रिभुज के ही नाम से जानेंगे, विषम भुज कोई नहीं बोलेगा इसको। ठीक है, क्योंकि वो जुबान पे बस गया है हमारे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो इसमें इसकी क्या परिभाषा होती है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विषम भुज त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको डायरेक्ट हम उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तीनों भुजाओं की माप जो है अलग अलग है और तीनों कोण भी क्या है? अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विषम भुज या विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। समभुज त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसके दो भुजाएं और दो कोण बराबर हों। और विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो।
आया बात समझ में? अब आगे हम देखते हैं कोणों के आधार पे। ठीक है, कोणों के आधार पे भी ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, त्रिभुज नहीं पूछ रहे हम, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण जिसका अंशीय माप जो है 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे हम बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल जो होगा, परिभाषा जो होगा वो ये होगा कि जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 से छोटे हों उसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। इनके तीनों कोण जो होने चाहिए क्या होने चाहिए? 90 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिएगा 60, 70, 50, ये तीनों कोण 90 से छोटे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो इसका परिभाषा क्या देंगे हम? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 के बराबर होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब एक कोण जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो शेष जो दो कोण बचते हैं वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तब ये क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका यूज हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण जो हो 90 से बड़ा हो, यानी एक कोण अधिक कोण हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और शेष दो होने चाहिए कोण, वो न्यून कोण होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज के प्रकार को हम अच्छे से समझ लिए। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे सर्वांग समता और समरूपता के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए उसको हम समझते हैं। देखिएगा, अब हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है सर्वांग समता और दूसरा है समरूपता। सर्वांग समता हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और समरूपता जो है कक्षा 10 का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले हम समझते हैं सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा सर्वांग समता का मतलब क्या है। सर्वा का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब भुजा बोल सकते हैं आप, और समता का मतलब होता है समान या बराबर। यानी कि ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके सभी अंग अगर समान हैं, बराबर हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि वो आकृतियां जो हैं सर्वांग सम हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा में हमने क्या लिखा है? यदि दो या दो से अधिक आकृतियों का आकार यानी शेप और माप यानी साइज दोनों समान हो तथा वे एक दूसरे पर रखने पर पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लें, तो वे आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे कि दो 5 के सिक्के ले लीजिए। ठीक है, 5 के सिक्के को अगर एक के ऊपर रखा जाए, एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए, तो वो क्या करता है? पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेता है। या दूसरे को पहले के ऊपर रखें या पहले के दूसरे के ऊपर रखें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वे दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांग सम है। ठीक है, अब समरूपता हम समझते हैं। ठीक है, समरूपता समझने से पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसके। जैसे दो वर्ग हैं, इसमें से पहला वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, और दूसरा जो वर्ग है इसकी भी प्रत्येक भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर का है। तो पहले तो इसके आकार पे जाते हैं हम, शेप। ठीक है, ये देखने में दोनों ही वर्ग हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम है, क्योंकि इनके भुजाएं भी समान हैं और इनके आकार भी समान है, मतलब इनके शेप और साइज दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, दो आयत ले लीजिए। ये देखिएगा, दो आयत हैं, इसमें देखिए संगत भुजाएं क्या हैं? बराबर है। पहले तो ये दोनों ही आयत हैं, यानी आकार इनका समान है। अब इनके साइज पे जाएंगे। इसमें साइज देखिए, इनके संगत भुजाओं का माप जो है वो क्या है? बराबर है, यानी ये भी क्या है? सर्वांग सम है। दो वृत्त ले लीजिए। देखिए, इनके आकार समान है। आकार का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्ताकार है,
यानी वृत्त के आकार का है। ये आयत है तो ये आयताकार है, यानी आयत के आकार का है। समझ रहे हैं? तो ये इसका आकार हो गया। अब देख लीजिए, चौथा में हमने उदाहरण दिया है दो समबाहु त्रिभुज, इनकी भुजाओं की माप जो है बराबर है, इसलिए ये क्या है? सर्वांग सम है। पांचवा हमने उदाहरण लिया है दो समषष्ठभुज। ठीक है, हमने षष्ठभुज ले लिया है दो। इसमें देखिएगा इनका शेप पहले तो समान है और इनके साइज भी क्या है? समान है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं समरूपता। समरूपता क्या होता है? ठीक है, देखिए समरूपता, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। रूप, रूपता मतलब इनका समरूपता का मतलब हम समझे तो ये समान रूप के होने चाहिए, मतलब ये समान आकार के होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर समरूपता का मतलब समझे सीधी सी भाषा में, तो ये समान आकार का होना चाहिए, इनका आकार समान होना चाहिए। साइज जो है मैटर नहीं करता है, साइज समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं आपको कि एक माँ और एक बेटी दोनों मार्केट की तरफ जा रही हैं। वहां पे उनको एक सहेली मिलती है, उसके माँ की, जो बेटी है उसके माँ की एक सहेली मिलती है। वो बोलती है उसकी माँ से कि ये बेटी तुम्हारी जैसी है, तुम्हारे जैसी है। तुम्हारे जैसी बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसके बराबर है, उसके साइज में भी है, उसके उम्र में भी है। ठीक है, उसके हाथ जो है उसके बराबर हैं, ऐसा नहीं हुआ। उसके जैसे देखने का मतलब कि उसका रूप समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों क्या हैं? समरूप हैं। आगे बात समझ में? तो ये होता है समरूपता। ठीक है, इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं हम कि यदि दो या दो से अधिक आकृतियों का आकार, ठीक है, समान हो तो उसे हम समरूप बोल सकते हैं। वहां पे साइज जो है उस पर निर्भर नहीं करता है, साइज समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि साइज भी है समान ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने परिभाषा इसका क्या लिखा हुआ है। यदि दो आकृतियों के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे आकृतियां समरूप कहलाती हैं। मतलब ये अगर दो आकृति कोई भी हो, उसके संगत कोण बराबर है और भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम उसे समरूप आकृति बोल सकते हैं। कोई भी बहुभुज ले लीजिए आप। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने ले रखा है, देखिए ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। ये छोटा वर्ग है और ये बड़ा वर्ग है। इसमें आकार क्या है? इसका आकार जो है सेम है, देखने में दोनों वर्ग ही हैं, लेकिन माप जो है वो छोटा बड़ा है, तो हम इसे समरूप बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब इसकी मैथमेटिकल रूप से अगर देखा जाए तो क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। 3 और 6 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, सभी भुजाओं का, इसका भी अनुपात लेंगे तो 1:2 ही आएगा। तो सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण, तो इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो संगत कोण भी बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये समरूप है। ठीक है, एक नया चीज आपको बताएंगे हम। एक नया चीज क्या बताएंगे, अभी उसको हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। दो आयत समरूप हैं। कैसे? देखिए ये छोटा बड़ा है देखने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, तो 4 और 8 का रेशियो लेंगे। 4 और 8 का रेशियो तो 1:2 होगा। 6 और 12 का रेशियो लेंगे, इसका भी 1:2 होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? समरूप है। दो वृत्त ले लेते हैं हम। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। दोनों का अनुपात ले लेंगे हम, वो क्या होगा? 1:2 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? समरूप है। त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर का है, इनका दोनों का अनुपात लेंगे तो 1:2 हो जाएगा। इसका अनुपात लेंगे तो ये भी 1:2 होगा, 5 और 10 का। ठीक है,
ऐसे ही सबको हम देख सकते हैं। एक टॉपिक और है, यहां पे समझिएगा, देखिएगा, सारांश में हमने लिखा है कि समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं। हमने बताया कि संगत कोण इनके बराबर होंगे और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दूसरा हमने लिखा है संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट हमने लिखा हुआ है, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। इनके अगर क्षेत्रफलों का अनुपात लिया जाए तो वे भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा इसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब हम इसको समझाते हैं। ये हमने लिखा था, जैसे ये भुजाओं का अनुपात 1:2 आया, इनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 आया, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लेंगे। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जब दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 9 चौको 36, यानी इसका अनुपात जो आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका अनुपात जो आएगा 1:4 आएगा, ये अनुपात आया है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी कितना आया? 1:4। अब हमने ये बताया कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना, वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी इसके बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक सारांश है इसका। ठीक है, अब चलिए हम त्रिभुज के सर्वांग समता और समरूपता के नियम हम पढ़ लेते हैं कि क्या उनकी कसौटियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे। देखिएगा, हमें समझना है अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। हमने सर्वांग समता का परिभाषा बताया था कि यदि 2 या 2 से अधिक आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं जब उनके आकार और अमाप दोनों समान होते हैं। वही सेम परिभाषा त्रिभुजों पे भी लागू होता है। ठीक है, यहां भी हमने परिभाषा क्या लिखा है कि यदि 2 त्रिभुजों का आकार और माप समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। मतलब सबसे पहले उनका आकार समान होना चाहिए, मतलब दिखने में एक जैसे होने चाहिए, और उनकी भुजाओं के माप जो होने चाहिए वो समान होने चाहिए। संगत भुजाओं के माप समान होने चाहिए और संगत कोण भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे हम समझते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, इनके आकार समान है, देखने में एक जैसे हैं, दोनों त्रिभुज ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक त्रिभुज दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, देखने में एक जैसे हैं, और उनके माप भी समान होने चाहिए। माप समान का मतलब जैसे कि इनकी संगत जो भुजाएं है ना, ये ए बी जो भुजा है पहली, ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। जो त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो इसमें जो संगत भुजाएं हैं, मतलब ए बी के संगत कौन सा है? पी क्यू, ये बराबर होना चाहिए। एसी के संगत कौन सा है? पी आर, ये बराबर होना चाहिए। बीसी के संगत कौन सा है? क्यू आर, ये बराबर होना चाहिए। और दूसरा, इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। मतलब कोण ए के बराबर में कोण पी होना चाहिए, कोण बी के बराबर में कोण क्यू होना चाहिए, कोण सी के बराबर में कोण आर होना चाहिए। ठीक है, यही सेम चीज हमने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, संगत भुजाएं और संगत कोण। ए बी के बराबर में पी क्यू, अभी हमने बताया आपको, बीसी के बराबर में क्यू आर और एसी के बराबर में पी आर। ठीक है, इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, मतलब इसके बराबर में ये वाला कोण, इसके बराबर में ये वाला कोण और सी के बराबर में आर वाला कोण। ठीक है, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? ये त्रिभुज एबीसी जो है ये सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के। ये जो बीच में हमने लिखा है ये सर्वांग समता का सिंबल है। सर्वांगसम, किसी भी चीज को सर्वांगसम दिखाना है तो इस सिंबल से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज हमने नीचे यहां पे बताया है कि सर्वांग समता का चिन्ह कौन सा होता है? ये जो होता है वो सर्वांग समता का चिन्ह होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसके कसौटियों के बारे में समझते हैं। देखिएगा, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुल 5 कसौटियां होती हैं।
पहला होता है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं। पहली कसौटी होती है कि अगर दो त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाएं, जैसे ये इसके संगत है, ये इसके संगत है और ये इसके संगत है, अगर इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के और AC बराबर है PR के। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ये सर्वांगसम का चिन्ह हमने अभी बताया है। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 का होगा, ये 4 का है तो ये भी 4 का, और ये 5 का है तो ये भी 5 का। मतलब ये आपस में बराबर होने चाहिए, इनके संगत हो जाए, तब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। दूसरा नियम होता है साइड एंगल साइड, SAS, मतलब भुजा कोण भुजा। ये क्या होता है इसको समझते हैं। यदि दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। जैसे समझिएगा, ये दो फिगर दिया है ABC और PQR। इसमें ये बताया है कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। ये AB भुजा जो है PQ के बराबर है और AC भुजा जो है PR के बराबर है। ठीक है, और इनके अंतर्गत कोण, ये जो दो भुजाएं हैं इनसे जो बना कोण होगा वो कोण बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अगर मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 का है, ये भी 5 का है, तो इनकी संगत हो जाए तो बराबर होगी। और ये कोण बराबर ना होके कोई दूसरा कोण बराबर हो गया, ठीक है, इनके अंतर्गत, जैसे इन दोनों भुजाएं ये बराबर हैं और ये भुजा बराबर है, तो इनसे बनने वाला जो कोण है वो सिर्फ कोण A है। तो ये कोण बराबर ना होकर कोई और कोण बराबर हो गया, जैसे ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये कोण बराबर है। ठीक है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि ये SAS से सर्वांगसम है। हम तभी कहेंगे जब इनके बीच, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC जो है PQR के क्या है, सर्वांगसम है। किस नियम से, SAS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, तीसरा है एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। ये क्या होता है इसको समझते हैं। यदि दो कोण तथा उनके बीच की भुजा बराबर हो तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। पहले तो इसमें दो कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, संगत कोण, जैसे कोण A और कोण P बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण जो है हमारा बराबर है। और दूसरा कौन सा कोण बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके अंतर्गत जो आ रही है भुजा, मतलब ये दोनों कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं वो अगर बराबर हो गया, ये भी अगर बराबर हो गया, तब हम इसको बोलेंगे कि ये एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण से ये क्या है, दोनों सर्वांगसम है। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं एक दूसरे के, और कोई अन्य भुजा अगर बराबर हो गई, जैसे ये वाली बराबर हो गई, तब हम ये नहीं कहेंगे कि ये सर्वांगसम है। जब इनके अंतर्गत आने वाली भुजा बराबर होगी तभी हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। तो यहाँ पे कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, देखिएगा। और इनके अंतर्गत कौन सी भुजा आ रही है, AB और PQ, ये दोनों भी बराबर हैं, तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। ठीक है, चौथा नियम क्या होता है, एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा, AAS। इसको हम कब लिखेंगे कि कोण कोण भुजा के नियम से ये सर्वांगसम है। यदि दो कोण तथा एक संगत भुजा बराबर हो तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या था कि ऊपर वाले में एंगल साइड एंगल में
कि दो कोण बराबर हो रहे थे और उनके अंतर्गत आने वाली ही भुजा बराबर हो रही थी। लेकिन एंगल साइड में ऐसा नहीं होता है। दो कोण बराबर हैं, मान लीजिए कि दो संगत कोण बराबर हैं, जैसे यहाँ पे कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। इसके अलावा ये भुजा बराबर ना होके कोई अन्य भुजा भी बराबर हो गई तो भी हम इसको सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन किस नियम से कहेंगे? एंगल साइड के नियम से कहेंगे। यहाँ पे हमने दिखाया है कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, ये वाला कोण बराबर है। कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, ये वाला कोण बराबर है। लेकिन इसके अंतर्गत भुजा बराबर नहीं है, कोई अन्य संगत भुजा बराबर है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सर्वांगसम है। किस नियम से है सर्वांगसम? एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम है। पांचवा सर्वांग समता नियम होता है RHS। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, समकोण, कर्ण और भुजा। ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। यदि समकोण, कर्ण और एक संगत भुजा बराबर हो तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब कोई भी दो त्रिभुज है, उसमें से एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 का हो उसके, ठीक है, और उसमें से एक तो उसका कर्ण भी बराबर होना चाहिए। जब वो समकोण है तो उसमें कर्ण होगा, उसके कर्ण भी बराबर हो, ठीक है। एक तो 90 का होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का हो और उसके कर्ण भी बराबर हो, और कोई भी एक साइड अगर बराबर हो गई, कोई भी एक साइड, ये भी बराबर हो सकती है, नीचे वाली भी साइड, कोई भी एक साइड बराबर होगी, तो हम इसको बोलेंगे कि ये RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम है। यहाँ पे हमने उदाहरण में लिखा है कि कोण बी कोण क्यू 90 डिग्री के हैं, यानी ये दोनों 90 के हैं, और इसके कर्ण 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा कोण होता है ना, उसी के सामने वाला भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसके सामने वाला ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये कर्ण जो है, कर्ण भी बराबर है, यानी AC और PR ये कर्ण हैं, दोनों कर्ण भी बराबर हो गए। अब कोई एक अन्य भुजा AB बराबर है किसके? PQ के, तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम कहलाएगा। किस नियम से? RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब चलिए हम त्रिभुजों की समरूपता को समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हमें पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता हम आपको पहले बता चुके हैं। समरूपता का मतलब क्या होता है कि वो समान रूप के होने चाहिए, मतलब उनका आकार समान होना चाहिए। ऐसी आकृतियां, दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके रूप समान हो, यानी आकार समान हो, माप का समान होना आवश्यक नहीं है। माप समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, माप का समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वे आकृतियां समरूप कहलाती हैं। वही सेम चीज त्रिभुजों पे भी लागू होता है। ये यहां पे देखिएगा परिभाषा हमने क्या लिखा है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, पहला कंडीशन क्या है समरूप होने का, कि उनके संगत कोण समान होने चाहिए, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत कोण का मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोण A है, इसके संगत में कौन सा हो जाएगा? कोण D हो जाएगा, ये दोनों बराबर हों। कोण B के संगत कौन सा हो जाएगा? कोण E हो जाएगा, ये दोनों बराबर हों। कोण C के संगत में कौन सा हो जाएगा? F हो जाएगा, ये भी बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और संगत भुजाएं मतलब कि AB जो भुजा है इसके संगत में कौन सी होगी? ये DE हो जाएगा, ठीक है, ये संगत भुजाएं हैं। और AC के संगत में कौन सा है? ये DF है। BC के संगत में कौन सा है? EF है। ये संगत भुजाएं हैं। ये संगत भुजाएं जो हैं ये समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अनुपात का मतलब समझ रहे हैं? सिंपल सा हम समझाएं तो इस भुजा का माप और इस भुजा का माप को अगर हम बट्टे में रखें, इस भुजा के माप को और इस भुजा के माप को अगर हम बट्टे में रखें, इस भुजा के माप को और इस भुजा के माप को हम अगर बट्टे में रखें, वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज जो है क्या है? समरूप हैं। यहां पे हमने दिखाया इसको कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है किसके? त्रिभुज DEF को, F के, ठीक है। ये समरूपता का सिंबल है,
ये समरूप होने का सिंबल है। यहाँ पे हमने नोट में लिखा हुआ है कि यह चिन्ह समरूपता का है। ठीक है, इसकी भी कसौटियां हैं, जैसे हमने सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में पढ़ा, वो आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे हम। अभी चलिए इसका पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम प्रश्नावली को हल करेंगे। देखिएगा, ये उदाहरण के लिए हमने ले रखा है इसको समझाने के लिए। ठीक है, प्रश्न है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LMN के भुजाओं एवं कोणों के माप दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LMN के। ठीक है, ये दोनों हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं। ठीक है, समरूपता का हमने कसौटी समझाया आपको कि दो कसौटियां होती हैं। पहले तो इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये दो त्रिभुज हैं, इनके सब पे माप दे दिए हैं और इनके कोणों के माप भी दे दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले पॉइंट हम इसके कोणों को देखते हैं कि इनके संगत कोण बराबर है कि नहीं है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज PQR, तो हम लिखेंगे इसको हल कैसे करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज PQR तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, LMN, तो लिखेंगे त्रिभुज LMN में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है। तो ऐसे लिखेंगे, हमें सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है कि इनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं। तो P के संगत कोण कौन सा है, L है। कोण P बराबर कोण L। ये देखिए दोनों का मान कितना है, 40 डिग्री, यानी दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर है। ठीक है, दूसरा हम कौन सा देखेंगे, जैसे कोण Q है तो इसके संगत में कौन सा कोण हो जाएगा, कोण M। ठीक है, तो कोण Q और कोण M को देखना है। ये देखिए ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं, तो इसको हम लिखेंगे कोण Q बराबर है कोण M के। कितने डिग्री का है ये, 60 डिग्री का। अब तीसरा जो बचा R और N को देखेंगे, ये दोनों भी बराबर दिख रहे हैं, तो इनको भी हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। कोण R बराबर है कोण N के। ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। अगर बराबर नहीं होता तो ऐसे नॉट इक्वल टू का हम सिंबल लगाते कि ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये तीनों कोण बराबर मिल गए, पहला पॉइंट होता है ये देखने का। दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना होता है, इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। मतलब ये PQ भुजा जो है इसका अनुपात लेंगे किसके साथ, LM के साथ। मतलब इसको हम बट्टे में लिखेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो हम लिखेंगे PQ बटा LM। PQ कितने का है, 6 सेंटीमीटर का, और LM कितने का है, 9 सेंटीमीटर का। इसको हम काटेंगे, ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तरीका 9, यानी कितना मिल गया हमें, 2/3। अब इसके बाद इस वाले भुजा का हम देख लिए, अब दूसरी वाली भुजा का देखेंगे। PR है तो PR का किसके साथ देखेंगे, LN के साथ। तो PR बटा LN, PR कितने का है, 10 सेंटीमीटर का, और LN कितने का है, 15 सेंटीमीटर का। ये देखिए दोनों किससे कटेगा, 5 से, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो यहां भी क्या मिल गया हमें, 2/3। अब तीसरा भुजा कौन सा बचा, QR, तो इसको देखेंगे QR बटा MN लिखेंगे। QR बटा MN, QR कितने का है, 8 सेंटीमीटर का, MN कितने का है, 12 का। काटेंगे इसको, ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी ये भी कितने का मिल गया, 2/3। यानी तीनों का रेशियो देखिए, तीनों का रेशियो क्या है, बराबर है ना। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, PQ बटा LM बराबर PR बटा LN बराबर QR बटा MN। ये सारे कितने क्या हैं, 2/3 के। तो यहां पे देखिए दो ही कंडीशन हमें चाहिए था कि पहले तो इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या मिले, बराबर मिले। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR ये क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज LMN के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिएगा, प्रश्नावली 6A है, इसमें 3 सवाल दिए हैं। ठीक है, 3 सवाल दिए हैं। चलिए इन्हें हम बारी बारी से हल करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसमें पहला दिया है समरूप आकृतियां, इनके 2 उदाहरण देने हैं हमें। हम अभी आपको समझा चुके हैं कि समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, मतलब जिनका रूप समान हो सिर्फ। जैसे 2 वृत्त हो सकते हैं, 2 वृत्त देखने में एक जैसे होते हैं, 2 वर्ग हो सकते हैं, 2 समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। ऐसा हम कह दें कि 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2 त्रिभुज में एक विषम बाहु त्रिभुज ले लें, एक समबाहु त्रिभुज ले लें, ये अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इनकी भुजाएं समान नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके उदाहरण हमें देने हैं। और दूसरा हमें है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। 2 ऐसी आकृतियों के भी उदाहरण हमें देने हैं जो समरूप नहीं हो। ठीक है, जैसे एक वृत्त ले लीजिए, एक वर्ग ले लीजिए, वो देखने में एक जैसे नहीं होंगे। एक वृत्ताकार होगा, एक वर्गाकार होगा। और एक त्रिभुज ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, या एक आयत ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? 2, पहले के सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 2 वृत्त हो जाएंगे और 2 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? एक वृत्त ले लीजिए और एक वर्ग ले लीजिए। ठीक है, तथा 2 आकृति बतानी थी हमें, तथा एक त्रिभुज ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, जैसे पहला में समरूप आकृतियों के उदाहरण देने थे, तो 2 हमने वृत्त कहा कि 2 वृत्त हो सकते हैं। ये देखिए, देखने में एक जैसे हैं तो ये समरूप हैं। 2 वर्ग भी हो सकते हैं, देखने में एक जैसे हैं तो ये समरूप हैं। इनके साइज पे हमें नहीं जाना है, ये साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा वर्ग ले लीजिए, एक बड़ा सा वर्ग ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। छोटा वृत्त ले सकते हैं, बड़ा सा वृत्त ले सकते हैं, ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, दूसरा में हमसे पूछा था कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो हमने क्या लिखा था? पहले एक वृत्त और एक वर्ग लिखा था। ये देखिए, देखने में एक जैसे हैं क्या? दोनों नहीं है। समरूप का मतलब रूप उनका समान हो, आकार समान हो, देखने में एक जैसे हो। ठीक है, तो ये समरूप नहीं है। ये समरूप है, एक त्रिभुज और एक आयत, ये भी समरूप नहीं है। ठीक है, आपके बुक में हो सकता है कि आंसर में कुछ और भी दिया हो, जैसे समबाहु त्रिभुज दे दिया हो, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप आकृतियों के लिए। ठीक है, तो आपको आंसर पे नहीं जाना है, आपको अपने दिमाग से कोई भी 2 उदाहरण देने थे, ये आपके उदाहरण रहे। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। इसमें से हमें बताना है ये देख के कि ये समरूप हैं कि नहीं है। देखिए, देखने में ये क्या लग रहा है? ये वर्ग है और ये क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, पहले तो ये देखिएगा, इनके संगत भुजाएं, ये 1.5 है और ये 3 है। इनकी संगत भुजाओं का जब हम अनुपात लेंगे ना, तो ये बराबर तो आएगा। ये 1.5, ये भी 3, 1.5, ये भी 3, 1.5 और ये 3। इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो समान आएगा, लेकिन इनके कोण देखिए, वर्ग है ना, तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ठीक है, लेकिन इसके कोण क्या आपको 90 अंश के दिख रहे हैं क्या? ये 90 अंश के नहीं है। ठीक है, ये 90 अंश से कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये चूंकि समचतुर्भुज है और ये क्या है? वर्ग है, अतः इसलिए ये क्या है कि
हमारा समरूप नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे चूंकि आकृति सम चतुर्भुज है तथा दूसरी वर्ग है, इसलिए इनके संगत कोण समान नहीं होंगे या नहीं है। ठीक है, अतः यह समरूप नहीं है। ठीक है, ये हमें बस बताना था कि समरूप है या नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि यह समरूप नहीं है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, इसमें कह रहे कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं। ये हमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। पहले तो देखिए, इनके संगत कोण वैसे ही इक्वल दिख रहे हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अभी हम क्या करना है, अभी हमें इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी लेना है ताकि हम कंफर्म कह सके ये समरूप है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इनके संगत कोणों को लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में संगत कोण कौन कौन से हैं। कोण ए के संगत में कौन सा होगा, कोण P होगा, कोण A और कोण P। ये देखिए दोनों बराबर हैं, कितने डिग्री के हैं दोनों, 105 डिग्री के। कोण B के संगत में कोण Q, दोनों 100 डिग्री के हैं, यानी दोनों बराबर हैं। कोण B बराबर कोण Q, ये 100 डिग्री के हैं। तीसरा देखिएगा, C के संगत में कौन सा है, R है, तो यहां पे लिखेंगे कोण C बराबर है कोण R के, ये दोनों 70 डिग्री के हैं। ठीक है, चौथा, कोण D के संगत में कोण S है, तो यहां लिखेंगे कोण D बराबर कोण S, ये दोनों 85 डिग्री के हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें संगत भुजाओं के अनुपात लेना है, वो देखना है कि समान अनुपात में है कि नहीं है। तो यहां लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए AB के संगत में कौन सा है, PQ है, या PQ के संगत में कौन सा है, AB है। तो इसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, PQ बटा AB। ठीक है, PQ कितने का है, 3 सेंटीमीटर का, AB कितने का है, 1.5 का, 1.5। इसको कैंसिल करेंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 1.5 दूना 3। ठीक है, अब इसके बाद किसको देखेंगे हम, BC के संगत कौन सा है, QR है। ठीक है, या QR के संगत में BC है, तो पहले हम QR को लिखते हैं, QR बटा BC, ये 5 का है और बटा ये 2.5 का है। इसको भी भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब देखिएगा DC के संगत में या CD के संगत में कौन सा है, RS है। ठीक है, CD के संगत में कौन सा है, RS, या RS के संगत में DC है, SCD है। तो यहां पे हम लिखेंगे RS बटा CD, तो ये हो जाएगा 4.8 और बटा CD कितने का है, 2.4 का है। 24 दूना कितना होता है, 48। ये भी कितने बार में कटेगा, 2 बार में। अब कौन सा बचा, DA और इधर SP। तो SP के संगत में कौन सा है,
डीए है, यहां देखिएगा एसपी कितने का है 4.2 और ये डीए 2.1, यानी 21 दूना 42, ये भी 2 बार में कटेगा। यानी यहां पे देखिएगा तीनों के तीनों क्या हैं, पी क्यू बटा ए बी और क्यू आर बटा बी सी और आर एस बटा सी डी और एस पी बटा डी ए। ये चारों के चारों जो हैं, सॉरी चारों जो हैं ये समानुपाती हैं, यानी सबका अनुपात कितना आया है 2 आया है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः हम ये बोलेंगे कि एबीसीडी जो है चतुर्भुज एबीसीडी ये क्या है, समरूप है किसके, पी क्यू आर एस के। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।